जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है टीएफ क्लासेस में। मैं हूं विकास कुमार और आज हम लेकर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का ये पार्ट 2 वीडियो। यानी आज हम देखने वाले हैं दोस्तों, पिछले हम एक वीडियो भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास के बारे में प्रथम वीडियो डाल दिए हैं। जो अगर जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ देखें और तब ये देखें ताकि अच्छे से समझ में आएगा। कहा जाता है कि 1757 के प्लासी का युद्ध और 1764 के बक्सर के युद्ध के जीत लेने के बाद दोस्तों कहा जाता है कि अंग्रेज़ों का भारत पर, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर शिकंजा काफ़ी मजबूत हो जाता है और इसी शिकंजे को आगे चलाने के लिए दोस्तों अंग्रेज़ों ने समय समय पर एक्ट लाए थे। तो हमने पहले वाले वीडियो में कुछ एक्ट को देखे थे। वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर, जो भी हमारे नए दोस्त हैं। और चलिए वीडियो पे बने रहिए। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 1873 ईस्वी का अधिनियम। 1873 ईस्वी का अधिनियम ईस्ट इंडिया, इस अधिनियम के तहत दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। यानी 1873 ईस्वी के ही अधिनियम के तहत दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ही औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों भंग कर दिया गया। अब है तो पूछा जाएगा दोस्तों कि किस एक्ट के तहत कंपनी को भंग करने किया जा सकता है। तो 1873 ईस्वी के अधिनियम के तहत और 1 जनवरी 1884 ईस्वी को औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, आगे है शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम दोस्तों 1876। अब इसके बारे में हम लोग दोस्तों देखेंगे। चलिए, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति की गई। यानी कि शाही उपाधि अधिनियम 1876 के ही अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की दोस्तों नियुक्ति की गई। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई। तो पूछेगा दोस्तों कि किस अधिनियम के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई? तो आपको बताना है दोस्तों शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी के द्वारा। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत दोस्तों? तो 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम के तहत इसके द्वारा दोस्तों राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। तो किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों राजस्व एवं व्यय और अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? तो 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसको मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसके? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। इस परिषद में पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। यानी कि मार्ले मिंटो सुधार यानी 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही मुस्लिम समुदाय को दोस्तों पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया और मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। और मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। ये 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार के तहत। अब है सांप्रदायिकता को वैधानिकता की ओर
और लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में दोस्तों जाना गया। और इसमें इसी अधिनियम के तहत दोस्तों सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान किया गया और लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। अब है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार दोस्तों बजट पर वाद विवाद और सार्वजनिक हितों के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने की पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो किस अधिनियम के तहत दोस्तों? तो 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत ही दोस्तों केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद सार्वजनिक हितों के विषय और प्रस्ताव पेश करने और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार दोस्तों प्राप्त हुआ। तो ये 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत यानी मार्ले मिंटो सुधार के तहत। अब है दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका की परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। तो ये वायसराय की कार्यपालिका के सदस्य कौन बने थे दोस्तों? प्रथम भारतीय तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इसी अधिनियम के तहत 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत। अच्छा, नोट में दोस्तों एक याद रखिएगा कि 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो 1909 ईस्वी में ही दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले जो इंग्लैंड के भारत के राज सचिव थे, कौन? लॉर्ड मार्ले। और लॉर्ड मिंटो दोस्तों भारत के वायसराय थे। लिखने वाले हैं दोस्तों 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1919 ईस्वी का दोस्तों भारत शासन अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी का। इस अधिनियम के तहत दोस्तों केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरा केंद्रीय विधानसभा के राज्य परिषद की विधानसभा की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, यानी कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत, और प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधान परिषद। अच्छा, राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या 60 थी। यार, राज्य परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित हुए थे और उनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्षों का था। किसका? राज्य परिषद की। अब केंद्रीय विधानसभा की सदस्यों की संख्या 144 थी दोस्तों, जिसमें से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत किए गए थे। और दोस्तों इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। कितने वर्षों का था दोस्तों? 3 वर्षों का। तो केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, 104 निर्वाचित किए गए थे और 40 मनोनीत किए गए थे दोस्तों, और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। अब देखते हैं दोस्तों, इसी अधिनियम 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। तो बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार किसको था? निचले सदन को था। और प्रांतों में द्वैध प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। तो प्रांतों में द्वैध प्रणाली का प्रवर्तन किया गया दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी भारत 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। और लियोनस कार्टियस दोस्तों, यहाँ पे लियोनस कार्टियस द्वैध प्रणाली के जनक के रूप में जाने गए। कौन? लियोनस कार्टियस। अब देखेंगे दोस्तों, इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया। तो इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो एक है आरक्षित तथा दूसरा है हस्तांतरित तथा आंतरित। आरक्षित में दोस्तों आरक्षित विषयों पर गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद का कार्य करना था, और आंतरिक या हस्तांतरित में प्रशासन के गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति
उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से कार्य करना था। तो इसे भी याद रखिए दोस्तों, आरक्षित में प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के था कार्य करने का शासन, और हस्तांतरित और आंतरिक में प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से। अब देखेंगे दोस्तों, महालेखा परीक्षक जो कैग होता है दोस्तों, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति इसी अधिनियम के तहत की गई थी। तो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत? तो दोस्तों 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। अब लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो इसी अधिनियम के तहत दोस्तों लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। और 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर दोस्तों 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सिविल सेवकों यानी कि भर्ती और केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का गठन किया गया दोस्तों इसी अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी को ली आयोग की सिफारिश पर। अब देखेंगे दोस्तों, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। तो अब जो है दोस्तों केंद्र में अलग बजट पेश किया जाता है और राज्य में अलग। तो इसी अधिनियम के तहत दोस्तों केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। फिर वैधानिक आयोग का गठन किया गया और उसके बाद वैधानिक आयोग का गठन किया गया इसी अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार के तहत। नोट में देखेंगे दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम यानी 1919 के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों लॉर्ड जॉर्ज था। कौन था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? तो लॉर्ड जॉर्ज था। तो 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम के तहत 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम का मुख्य विशेषताएं थी दोस्तों अखिल भारतीय संघ। तो अखिल भारतीय संघ यानी इस संघ में 11 ब्रिटिश प्रांतों से और 6 कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलाकर बना था अखिल भारतीय संघ, जो कि 11 ब्रिटिश प्रांतों से और 6 दोस्तों कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बना है। अब दूसरा में देखेंगे दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। तो हमने इससे पहले वाले एक्ट में देखे थे दोस्तों कि द्वैध शासन व्यवस्था का कब लागू किया गया था? 1919 ईस्वी के अधिनियम में यानी द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था। तो यहाँ पर द्वैध शासन की व्यवस्था यानी प्रांतीय स्वतंत्रता के तहत और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें स्वतंत्रता और स्वायत्त संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। तो इसी 1935 के अधिनियम के तहत यानी प्रांतीय स्वतंत्रता के तहत इस परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया दोस्तों। अब तो परिसंघ सूची को ए में देखेंगे दोस्तों। परिसंघ सूची में इस सूची के विषय में विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति है। परिसंघ सूची विषय पर विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति है। इस विषय में परिसंघ सूची के अंतर्गत विदेशी कार्य आते हैं दोस्तों और करेंसी आते हैं, करेंसी मुद्रा, नौसेना आते हैं दोस्तों, सेना आते हैं, वायुसेना आता है दोस्तों, जनगणना जैसे विषय थे। तो परिसंघ
परिसंघ सूची के तहत विषय थे दोस्तों विदेशी कार्य, दोस्तों विदेशी कार्य थे, करेंसी और मुद्रा थे, नौसेना थे, सेना थे, वायुसेना थे, जनगणना और जैसे विषय थे। अब देखेंगे दोस्तों प्रांतीय सूची। अब प्रांतीय सूची देखेंगे। इस सूची के विषय पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। पिछले वाले में ए में देखे थे दोस्तों परिसंघ सूची में परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने का निर्णय शक्ति था, और इस वाले में प्रांतीय सूची में प्रांतीय विधानमंडल ही कानून बनाने का अधिकार है, प्रांतीय विधानमंडल को ही। इस सूची के अंतर्गत विषय जो है पुलिस आते हैं, लोक सेवा आता है दोस्तों, और शिक्षा आता है। तो प्रांतीय सूची के अंतर्गत विषय आते हैं कौन कौन से दोस्तों? पुलिस आता है, लोक सेवा आता है और शिक्षा आता है। अब देखेंगे दोस्तों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इस सूची के विषय पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, कानून बनाने में सक्षम थे। यानी कि दोस्तों समवर्ती सूची में परिसंघ और प्रांतीय, यहाँ देख रहे थे प्रांतीय में प्रांतीय विधानमंडल ही बना सकता था कानून, और परिसंघ सूची में परिसंघ विधानमंडल ही बना सकता था। और लेकिन समवर्ती सूची में परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल दोनों कानून बनाने के में सक्षम थे। इसके तहत विषय थे दोस्तों दंडा विधि, दंड देने का विधि था और देने का प्रक्रिया था, दंडा विधि देने की प्रक्रिया। सिविल प्रक्रिया थी दोस्तों, विवाह एवं विवाह विच्छेद थे इस समवर्ती सूची के तहत। इसके तहत दंडा विधि का विषय प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद थे। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायिका की शक्ति दी गई, शक्ति वायसराय को दी गई। तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायिका की शक्ति दोस्तों वायसराय को दी गई। अब देखेंगे दोस्तों पॉइंट 3 में है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक मुख्य न्यायाधीश, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। अब इसी अधिनियम में भारत परिषद का भी अंत कर दिया गया। इसी अधिनियम के तहत भारत परिषद का अंत कर दिया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब देखेंगे दोस्तों इसी अधिनियम के तहत प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम के तहत प्रस्तावना का अभाव था। बर्मा जो कि एक देश है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से दोस्तों अलग कर दिया गया। और भारतीय, इसी अधिनियम के तहत दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना की गई जो कि 1 अप्रैल दोस्तों 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। तो इसे भी याद रखिएगा। इसी अधिनियम के तहत आरबीआई को बैंक की, रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना की गई थी दोस्तों। इसी अधिनियम के तहत मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग दोस्तों 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसी अधिनियम के तहत मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या का मत देने का अधिकार मिला। अब हम देखेंगे दोस्तों 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को देखेंगे दोस्तों। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। तो 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ही ब्रिटिश संसद में दोस्तों 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी भारत को स्वतंत्र करने के लिए ये अधिनियम प्रस्तावित किया गया जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई दोस्तों। और 15 अगस्त 1947 को
पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे, जिसमें 15 अगस्त 1947 को भारत और दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। दोनों राज्यों का एक एक गवर्नर जनरल होगा दोस्तों, जिनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तो इस दोनों प्रांतीय राज्य बना दिया जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान और भारत। तो दोनों राज्यों का एक एक गवर्नर जनरल होगा, जिनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। अब है दोस्तों, भारत में मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। पहले था कि जो भारत में मंत्री के पद था दोस्तों, तो भारत में मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे और देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। देशी रियासतों पर जो ब्रिटेन का सर्वोपरिता था दोस्तों, उसको अंत कर दिया गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। और जब तक दोस्तों संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत ही इस पे तब तक सरकार चलती रहती। अब देखेंगे दोस्तों, इस अधिनियम के अधीन भारत डोमेनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत के शेष राज्यों क्षेत्र से मिला लिया गया। तो इसी अधिनियम के तहत दोस्तों, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, इस अधिनियम के तहत भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब जो कि अभी पाकिस्तान में है दोस्तों, और पूर्वी पंजाब भारत में है, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा और प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत के सभी शेष राज्यों में राज्य क्षेत्र को मिला लिया गया। नोट में देखेंगे दोस्तों कि सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान को मत दिया गया था। यानी जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वहाँ के जनता से ये जनमत संग्रह किया गया, चुना गया कि ये वोटिंग टाइप का किया गया कि हाँ ये पाकिस्तान में इसको मिला दिया जाए या पाकिस्तान में या भारत को रहने दिए, भारत की तरफ रहना दिया जाए। तो वही जनमत संग्रह उसी को कहते हैं। जनमत संग्रह के तहत सिलहट जिला जो कि असम के सिलहट जिला को जनमत संग्रह में पाकिस्तान में मत दिया गया था, जिसकी वजह से मिला लिया गया पाकिस्तान में। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने भी हमारे नए दोस्त हैं, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।